नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 10 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो सभी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। खेलों में परीक्षण, यानी कि हम ये जानेंगे कि आखिरकार खेलों में किस तरीके से परीक्षण होता है, कैसे उसका मापन होता है और किन किन तरीक़ों से आखिरकार जो खेल का पूरा प्रोसेस होता है ना, कैसे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ जो टॉपिक्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इस चैप्टर में कंटेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि एक अकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है चैप्टर्स की। ठीक है, तो पहला है शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की परिभाषा क्या होती है, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तथा इसको सुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। जैसे कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आइसोमेट्रिक होता है, काइनेटिक होता है, उसके बाद में आइसोकाइनेटिक होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है सहन क्षमता किसे कहते हैं, सहन क्षमता की परिभाषा क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सहन क्षमता को विकास यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि निरंतर प्रशिक्षण किसे कहते हैं, अंतराल प्रशिक्षण किसे कहते हैं, तथा फाटलिक प्रशिक्षण किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सारी वो विधियां हैं जैसे कि हम अपने जो सहन क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा अधिक। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा है गति। गति तो आप लोग हालांकि जानते हैं कि आखिर है क्या ये, लेकिन इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, गति को विकसित करने के लिए और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि हम और गति को तेज कर सकते हैं अपने। और चौथा पॉइंट हमारा लचक, यानी कि जो लचक है ना, इसे किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, लचक को बढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक हमारा है समन्वय तथा तालमेल से संबंधित परिभाषा और प्रकार कौन कौन से होते हैं। और छठा हमारा है परिचय तथा इसके लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही ये इंक्लूड है कि क्या होते हैं और इसके कितने क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स को, कंटेंट्स को सही से पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे शक्ति हुई, या शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, वो इसके अनुसार ही मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सहन क्षमता किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, लचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक के अनुसार। तो आप साथ ही साथ मतलब नोट्स बनाते जाइएगा अच्छे से कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि जो शक्ति है ना वो किसे कहते हैं, ये है क्या, किस प्रकार से जो शक्ति होती है हमारे अंदर कैसे आती है, उसके बारे में। ठीक है, तो किसी प्रकार के प्रतिरोध, यानी कि जो किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करने के लिए मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई भी आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई लड़ाई करने के लिए आपके सामने कोई आ रहा है और खड़ा है सामने, जैसे कि वो मारता है वैसे ही आप भी उस पर दूसरे तरफ से वार करते हैं। तो एक हिसाब से जो मांसपेशियां हैं ना हमारी, किस प्रकार से योग्यता होती है, उनके अंतर्गत किस प्रकार से जो कार्रवाई है ना कैसे करती है, इसे ही मुख्य रूप से शक्ति कहा जाता है। अथवा भार, जो भार है ना उसको उठाने की योग्यता, जो भार होती है ना उसको उठाने की जो योग्यता होती है ना, इसे ही शक्ति कहा जाता है। शक्ति के प्रकार, यानी कि जो ये शक्ति होती है ना मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक सामान हल्का और एक सामान काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो जो सामान हल्का है ना उसे अधिकतम शक्ति, यानी कि अधिकतम शक्ति होती है, और जो विस्फोटक शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसके डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या क्या आखिरकार है इनके अंदर। ठीक है, अधिकतम शक्ति, अधिकतम अवरोध के विरोध कार्य करने की योग्यता। इसका अर्थ क्या है कि अधिक से अधिक इसके विरोध कार्य करने की क्षमता, जो कि आपके सामने कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो कि आपके विरोध कार्य कर रहा है, तो उसके लिए अवरोध मतलब उसके सामने खड़े होने की शक्ति की क्षमता, कि किस तरीके से हम उसके सामने उसका सामना कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अथवा दूसरा पॉइंट हमारा है विस्फोटक शक्ति। इसका अर्थ क्या है कि अवरोध के विरोध, यानी कि अवरोध जो आ रहा हमारे उसके विरोध के प्रति तेजी से कार्य करने की योग्यता, कि हम कितनी तेजी से कार्य कर रहे हैं। विस्फोटक एकदम झटाक से फटाक से जो कार्य होता है ना उसको सही से क्रियाकलाप के रूप में कार्य करना। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि गोला फेंकना, ठीक है, जैसे कि गोल फेंक होता है जो कई प्रकार के आपने ओलंपिक्स में भी देखे होंगे, जो गोल फेंक होता है यहाँ पर रख करके उसको फेंकते हैं फटाक से कि कितना तेज़ी से हम उसको और कितनी दूरी तक हम फेंक पा रहे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारा है सहन क्षमता शक्ति, यानी कि थर्ड इसका हमारा है कि सहन क्षमता शक्ति क्या होती है। सहन क्षमता का अर्थ यही होता है कि सहन क्षमता, अपने अंदर कितना ज़्यादा हम सहन क्षमता ला रहे हैं, लड़ाई के प्रति हो गया या फिर विरोध के प्रति हो गया या फिर मुँह से किस प्रकार से बात कर रहे हैं उसके प्रति हो गया, कि हम अपने अंदर कितनी सहन क्षमता ला रहे हैं, अपने आप को कितना परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में है, ठीक है। कि इसकी डिफिनेशन है अवरोध के विरोध थकावट की स्थिति में कार्य करने की योग्यता तथा लंबे समय तक भार उठाने की क्षमता को ही सहन क्षमता शक्ति कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है स्थिर शक्ति क्या होती है, यानी जो स्थिर है ना, स्थिर शक्ति क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तथा स्थिर शक्ति को बढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण विधियाँ होती है ना, कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला हो गया आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसका पहला हमारा है कि स्थिर शक्ति की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं तथा कौन कौन से प्रकार होते हैं, यही है मुख्य रूप से, ठीक है। कि आखिरकार जो आइसोमेट्रिक है इसकी क्या क्या होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि व्यायाम किसे कहते हैं। मुख्य रूप से इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यायाम जिनको करने से हमारी जो मांसपेशियों की लंबाई है ना, कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इसको करने से कोई हमारी जो मांसपेशी है ना उनके अंतर्गत कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि भार उठाना, जिम्नास्टिक आदि, यानी कि जो हम जिम में जाते हैं किस तरीके से हम भार को उठाते हैं और जिससे कि हमारी मांसपेशियों में हालांकि कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, जैसे कि भार उठाना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। और दूसरा पॉइंट हमारा है आइसोटोनिक व्यायाम, यानी कि जो दूसरा पॉइंट हमारा आइसोटोनिक व्यायाम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ एक ऐसे व्यायाम होते हैं जिन्हें करते समय हमारी मांसपेशियाँ, जो कि हमारा शरीर है ना, उसके मांसपेशियों की लंबाई बढ़ते हुए तथा घटते हुए साफ दिखाई देती है, तथा इस प्रकार के व्यायाम उपकरण के साथ साथ बिना उपकरणों के भी किए जाते हैं, यानी कि जो उपकरण है उससे भी किया जा सकता है। और जो आइसोटोनिक व्यायाम है ना, इसको हम मुख्य रूप से पार्क में हो गया या फिर कहीं भी घर पे भी आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई खेद नहीं है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे कि रनिंग करना, बेल्ट लिफ्टिंग करना आदि इसके फॉर एग्जांपल उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आइसोकाइनेटिक। जो आइसोकाइनेटिक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो तीसरा भाग है इसका सहन शक्ति का वो है क्या विधि के अनुसार। आइसोकाइनेटिक एक ऐसे विराम होते हैं, यानी कि जो एक ऐसा विराम अवस्था के रूप में ये होते हैं जिन्हें मशीनों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम होते हैं ये मुख्य रूप से मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि दौड़ना हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से मतलब कि एक हिसाब से कई प्रकार की मशीनें आती है जिम में आपने देखा होगा कि दौड़ते हैं तो उसके ऊपर दौड़ते हैं, मतलब दौड़ते रहते हैं, स्पीड भी अपनी अकॉर्डिंग ही चेंज करते रहते हैं कि 10 हो, 15 हो या फिर 5 हो या 8, 7 जो भी स्पीड अपने अकॉर्डिंग हो कंटेंट कर पाते हैं। तथा इन बयानों को करने से हमारे मांसपेशियों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा है सहन क्षमता क्या होता है, यानी कि जो सहन क्षमता है ना ये किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बिना थके किसी शारीरिक क्रिया या गतिविधि की लंबी अवधि तक जारी रखने की जो शारीरिक योग्यता होती है ना उसे ही सहन क्षमता कहा जाता है। सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में जान लेती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सहन क्षमता को कौन कौन से आखिरकार किन किन विधियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा है निरंतर प्रशिक्षण विधि। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि का अर्थ ये होता है कि निरंतर रूप से वो कार्य करते जाएं, ठीक है। जानते हैं इसकी क्या है आखिरकार। इस विधि को करने के लिए बिना रुके लंबे समय तक किया जाता है। इस विधि से हमें हमारी जो हृदय होती है ना उसकी कार्य की कुशलता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी कि जो हृदय की बीमारी होती है जैसे कि थक्का जम जाना या फिर हार्ट अटैक आ जाना, ठीक है, तो वो सारी जो बीमारियां हैं ना वो सब बीमारियों से दूर जा सकते हैं, ठीक है। जो जिससे कि हमारे जो कुशलता है ना कार्य, जो हृदय की कार्य कुशलता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, उसका विकास होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कमजोरी फील नहीं करेंगे, ठीक है, इसको करने से। और दूसरा पॉइंट हमारा है अंतराल प्रशिक्षण विधि,
दूसरा पॉइंट इसका है अंतराल प्रशिक्षण विधि, यानी कि उसके अंतराल कुछ ना कुछ हमें ब्रेक या फिर कुछ ज़्यादा उसके दौरान तेज़ी से गति करने या कुछ और उसके बीच में करते हैं। ठीक है, जानते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है आखिरकार। इस विधि को खिलाड़ी तेज़ी से व्यायाम करता रहता है तथा इसके बाद में रेस्ट लेता है, यानी कि जो अंतराल होता है, अंतराल का अर्थ यही होता है कि कुछ मिनट, जैसे कि 5 मिनट करने के बाद 1 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 5 मिनट करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका अर्थ यही होता है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसके बीच में हम कितना अंतराल लेते हैं कार्य करते समय या फिर जिम करते समय या दौड़ते समय। ठीक है, तो इस विधि को खिलाड़ी तेज़ी से व्यायाम करता है तथा इसके बाद में रेस्ट लेता है, उसके बाद में दोबारा से तेज़ी से गति करने लगता है, अपने आप व्यायाम करना शुरू कर देता है। यह विधि फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, जैसे कि खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगली हमारी विधि है गति खेल प्रशिक्षण विधि, यानी कि गति के दौरान, यानी कि खेल के दौरान गति किस तरीके से कार्य करती है, उसके लिए कि आखिरकार जो हम मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वो खेल के दौरान अपनी गति को कैसे कैसे रोटेट करता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में है ये। इस विधि में निरंतर प्रशिक्षण विधि तथा अंतराल प्रशिक्षण विधि का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का और निरंतर प्रशिक्षण विधि का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत इस विधि को तेज खेल भी कहा जाता है तथा इस विधि में खिलाड़ी आसपास की अपनी परिस्थितियों को देखकर हुए अपने स्पीड को बदलाव करता रहता है अपने अंतर्गत। जैसे कि कई खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि किस तरीके से दूसरे खिलाड़ी को देख करके ही वो खिलाड़ी अपने अंदर बदलाव लाता है, अपने अंदर जो परिवर्तन करता है उसके लिए। ठीक है, तथा इस विधि को रिकवरी के लिए खिलाड़ी तेज़ी से अपने दौड़ने के बाद धीरे पैदल चलने लगता है। ठीक है, कि आखिरकार जैसे कि रिकवरी करता है, वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है तो फटाक से वहाँ पहुँच जाना या फिर कुछ अलग से कार्य करने वाला जो कार्य होता है वो करते हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो यही एक हिसाब से गति खेल प्रशिक्षण विधि है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है गति क्या होता है, यानी कि जो गति जो है ना, स्पीड किसे कहते हैं, गति आखिरकार है क्या। यहाँ वह योग्यता होती है जो किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, इसे मुख्य रूप से गति कहा जाता है। गति के प्रकार, यानी कि जो गति है ना, इसके किन प्रकार के होते हैं, इसको भी जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रकार की जो गतियाँ होती हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि पहला हमारा है प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि जो प्रतिक्रिया योग्यता है ना, ये किसे कहते हैं, जैसे कि किसी संकेत के विरोध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता, यानी कि जो प्रतिक्रिया योग्यता, प्रतिक्रिया पहले आपको मैंने बताया था कि न्यूटन के नियम के अनुसार बताया था लास्ट चैप्टर में, 9th चैप्टर में उसको बताया था मैंने कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम किस तरीके से आखिरकार उसका एक्शन और रिएक्शन किस तरीके से उसका पड़ता है। तो यही वो है कि किस तरीके से संकेत के विरोध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता, यानी कि जो युद्ध देखा होगा आपने, तो किस तरीके से आखिरकार जो युद्ध लड़ा जाता है ना, तो संकेत अगर तुरंत आता है तो उसके प्रति कितना ज़्यादा रुख लेते हैं, कितना जल्दी कार्य करते हैं, कार्रवाई करते हैं, इसे मुख्य रूप से क्रिया प्रतिक्रिया योग्यता कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है त्वरण योग्यता, यानी कि जो त्वरण है ना, ये किसे कहते हैं, इसकी योग्यता क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अपनी अधिकतम गति के प्रति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता, यानी कि जो गति है ना आपकी, त्वरण, कितना जल्दी आप उस चीज़ को कर रहे हैं और कितना जल्दी आप अपनी जो योग्यता है ना उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में है, इसे ये मुख्य रूप से त्वरण कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है लोकोमीटर प्रतियोगिता, यानी जो लोकोमीटर है ना, हिसाब से ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि अधिकतम गति, यानी कि अधिकतम गति की स्थिति में लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता, यानी जो लंबे समय है ना उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बनाए रखने की जो योग्यता होती है उसे ये मुख्य रूप से लोकोमीटर कहा जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा है गति क्षमता योग्यता, यानी जो गति क्षमता योग्यता है ना, गति क्षमता योग्यता यानी कितनी तेज़ी से हम गति अपनी कर रहे हैं और अंतिम दर तक, मतलब अंतिम कितना हम कर पा रहे हैं, अपनी गति की जो क्षमता होती है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना, ताकि जो हमारी गति क्षमता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सके, विकास हो सके उसका। देखते हैं क्या है, किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द ख़त्म करने की योग्यता, इसे ही मुख्य रूप से गति क्षमता योग्यता कहा जाता है।
आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है गति सहन क्षमता, यानी कि जो गति सहन क्षमता है ना, कितना हम सहन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी जो क्षमता है ना एक हिसाब से अंतिम दर तक, अंतिम तक टिकी हुई है, उसे मुख्य रूप से गति सहन क्षमता कहा जाता है। थकावट की स्थिति में, एक मिनट जान लेते हैं क्या है थकावट की स्थिति में, यानी कि जो थकावट है ना उसकी स्थिति में किसी प्रकार से जल्द ख़त्म करने की जो योग्यता होती है, इसे ही गति सहन क्षमता भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि गति के विकास की विधि, यानी कि जो गति है ना इसके विकास की विधियाँ, जैसे कि किसी भी टॉपिक को करने के लिए आपका जो क्वेश्चन आएगा ना गति का, ये 5 नंबर में आएगा कि गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, गति की विधियाँ आखिरकार कौन कौन सी होती हैं, गति की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि गति किसे कहते हैं, लचक किसे कहते हैं, लचक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं गति के विकास की विधि क्या होती है। पहला हमारा है त्वरण दौड़, यानी कि त्वरण दौड़। यह दौड़ मुख्य रूप से 50 मीटर तक की दौड़ होती है, बहुत तेज़ी से स्पीड में दौड़ी जाती है। इन दोनों में लगातार, यानी कि लगने के लिए वॉकअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि 50 मीटर की जो दौड़ होती है ना, इसमें जो वार्म अप होता है उसको कर लेना, ताकि आपका शरीर की जो मांसपेशियाँ ताकि काफ़ी ज़्यादा खुल जाएँ। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा बहुत दौड़ लीजिए, थोड़ा अपने पैरों को उठाइए, ताकि जो वार्म अप करते समय, यानी कि दौड़ते समय 50 मीटर की रेस में हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो कहीं बैठ ना जाएँ, सिकुड़ ना जाएँ, जिससे कि हमें जैसे ठैस होता है, ठैस की बीमारी होती है, वो हो ना जाए गलती से। ठीक है, तो यही है त्वरण दौड़। आगे देखते हैं, अगला हमारा है पेस दौड़। पेस दौड़ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ एक चाल स्पीड से दौड़ना होता है, यानी कि स्पीड से आराम से, मतलब एक हिसाब से एक ही चाल की स्पीड के दौरान दौड़ना होता है। यहाँ 800 मीटर की टोटल दौड़ होती है। यहाँ 300 मीटर तक तेज़ दौड़ना होता है, यानी कि जो 300 मीटर तक पहले तो तेज़ दौड़ना होता है, उसके बाद में जो 500 मीटर बच जाता है ना, फिर स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ता है, फिर आराम से दौड़ना होता है। इसे मुख्य रूप से पेस दौड़ कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है लचक किसे कहते हैं। जो लचक है ना, ये किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, उसे हिंदी में हम लचक कहते हैं। लचक किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों को विस्तार रूप से काफ़ी ज़्यादा खुल जाना या फिर खुलना, उसे मुख्य रूप से लचक कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है लचक के प्रकार, यानी कि जो लचक है ना ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया अक्रिय लचक और दूसरा हमारा टॉपिक पॉइंट हो गया सक्रिय लचक। पहले हम अक्रिय लचक पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सक्रिय लचक पढ़ेंगे क्या क्या होता है। जैसे कि अक्रिय लचक हो गया बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की गति करने की योग्यता, यानी कि बाहरी की सहायता से हम किसी भी प्रकार की अपनी लचक को काफ़ी ज़्यादा खोल रहे हैं, हाथों को खोल रहे हैं, पैरों को खोल रहे हैं, तो उसे मुख्य रूप से अक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जिम में आप जाते हैं तो बाहर एक हिसाब से बाहर ही उसे कहा जाएगा कि बाहर आप जा रहे हैं, उसकी सहायता किसी भी प्रकार से मतलब कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसे मुख्य रूप से अक्रिय लचक कहा जाता है। अब सक्रिय लचक क्या है, इसका हम जान लेते हैं। बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के स्थिर लचक को जोड़ों की गति करने के लिए योग्यता को गतिशील लचक बनाना, इसे मुख्य रूप से सक्रिय लचक कहा जाता है। यानी कि घर पे आप बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मतलब थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने के बाद योगासन कर सकते हैं। ठीक है, ढेर सारी योगा जो होती हैं उसके द्वारा भी आपका शरीर की जो मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, योगा करते समय भी। अगला टॉपिक हमारा है समन्वय तथा तालमेल से संबंधित योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन ये कि समन्वय तथा तालमेल से संबंधित योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। जैसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी आखिरकार जो योग्यता, समन्वय और योग्यता है क्या ये। ठीक है, व्यक्ति की ऐसी योग्यता, एक व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता जो उसे विभिन्न गति और क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से करने के लिए जो योग्य बनाती हैं, उसे मुख्य रूप से योग्यता तथा समन्वय कहा जाता है। इसके प्रकार क्या क्या होते हैं एक बार जान लेते हैं। जैसे कि अनुस्थापन योग्यता। अनुस्थापन योग्यता यह वह योग्यता होती है जिसमें मनुष्य में समय तथा
आस्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल करने की योग्यता होती है। अनुस्थान योग्यता, इसका अर्थ क्या? अनुस्थान योग्यता यानी कि वो एक व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है जो मुख्य रूप से अपने जैसे कि मान लीजिए किसी भी जगह पर पहुंचना चाहता है व्यक्ति, तो वो अपने समय के प्रति अनुकूल है, उसको समय के अनुसार उसको पहुंचना ही पहुंचना है तथा उस स्थान पे पहुंचना और टाइम से पहले पहुंचना है। इसे मुख्य रूप से अनुस्थापन योग्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है संयोजन योग्यता। इसका अर्थ क्या है कि आखिर का संयोजन किस तरीके से हो रहा है, मिलाप किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि किसी भी खिलाड़ी को, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि फुटबॉल हो गया या फिर हॉकी हो गया, तो उनका जो तालमेल है ना, उसको किस तरीके से बैठाना होता है। किसी भी प्रकार के जो संवेग होते हैं ना, किसी प्रकार का कोई घृणा रूप से नहीं देखता है, ठीक है, गलत नजरिए से नहीं देखता कि मेरा वो बडी नहीं है या कोई और नहीं है, ठीक है, तो बडी अपना दोस्त है उसका, तो एक हिसाब से साथ में रहना है और सही से जो कॉम्बिनेशन है ना, संयोजन है ना, सही से बना कर रखना है। वही ये है कि आखिरकार संयोजन योग्यता किसे कहते हैं। खिलाड़ी के शारीरिक अंगों की क्रियाओं को करने की योग्यता तथा हाथ और आंखों का तालमेल तथा पाँव आंखों का तालमेल किस तरीके से बैठ रहा है खिलाड़ी का, किस तरीके से मिल रहा है उनका, ठीक है, उसके बारे में ये। प्रतिक्रिया योग्यता, किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न संकेतों के प्रति तत्काल तथा तेजी से प्रभावशाली प्रतिक्रिया देने की जो योग्यता होती है उसे मुख्य रूप से प्रतिक्रिया योग्यता कहा जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा है संतुलन योग्यता, यानी कि ये वह योग्यता होती है जो खेल के दौरान सारी गतिविधियों को करने तथा अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है, ठीक है, तो जैसे कि जिम्नास्टिक के रूप में हो सकती है। आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लयात्मक योग्यता। जो लय होती है ना, हिसाब से खिलाड़ियों के बीच में कैसी लय होती है, तालमेल होती है उनका, उसके बारे में यह है कि है क्या ये। जैसे कि खेल के दौरान किसी गतिविधि को रचनात्मक रूप से पूर्ण रूप से करने की जो योग्यता होती है इसे मुख्य रूप से लयात्मक योग्यता कहा जाता है। अनुकूल योग्यता, यानी कि खेल के दौरान होने वाले पर्व निर्धारित परिवर्तन के कारण अपनी जो गतियाँ होती हैं उनको प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की जो योग्यता होती है इसे ये अनुकूल योग्यता कहा जाता है। कि जो एक खिलाड़ी होता है ना, किस तरीके से अपने आप को उस खेल में अपना प्रदर्शन दिखाता है, अपना उस खेल के प्रति कैसे अनुकूल बनाता है, अपने आप को कैसे ढालता है, उसके बारे में है, ठीक है। और सातवां पॉइंट हमारा है विवेदन योग्यता, यानी कि जो विवेदन है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ खेलों के दौरान उच्च दर्जे के सटीकता तथा शरीर के अलग अलग रूप से होते हैं, जैसे कि गतियाँ होती हैं ना, उसे ही मुख्य रूप से कहा जाता है योग्यता। की अलग अलग प्रकार की जो गतियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के अनुसार ही हमारे शरीर की जो ढाल होती है उसके अनुसार ही कार्य करता है। अगला टॉपिक हमारा है परिधि प्रशिक्षण की विशिष्ट विधि क्या होती है। यानी जो परिधि होती है ना, इसकी विशिष्ट विधि क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि परिधि क्या होती है, उसके बारे में, इसकी विधियों के बारे में जानेंगे, यानी कि जो नियम है ना उसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि आखिरकार है क्या, ये होता क्या है, ठीक है। परिधि प्रशिक्षण एक विशिष्ट विधि है जिसका इस्तेमाल सारी पुष्टि, यानी कि सही प्रकार की पुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है शरीर के, ठीक है। इस विधि में सभी स्टेशन पर चयनित व्यायामों को बिना किसी रुके एक ही समय में पूरा करना होता है। इसे ही मुख्य रूप से परिधि का विशिष्ट रूप से कहा गया है। तो एक हिसाब से एक खेल है, ये खेल के दौरान खिलाड़ियों को जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होगा और उन स्थानों के बीच यानी कि अंतराल में किस तरीके का उनका मेंटेनेंस होगा, किस तरीके से उनको दौड़ना होगा, कैसे उसके लिए नियम क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। परिधि प्रशिक्षण के नियम। पहला नियम हमारा है कुल स्टेशनों की संख्या 6 से 10 तक की हो सकती है, यानी कि जहाँ तक उनको जाना है 6 से 10 के बीच में हो सकती है, तथा किन्हीं लगातार 2 स्टेशनों पर कोई भी एक व्यायाम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि किस तरीके से मतलब जो व्यायाम होता है ना उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं मतलब लगनी चाहिए।
और तीसरा पॉइंट है किन्हीं लगातार 2 स्टेशनों पर किसी भी एक अंग से संबंधित व्यायाम नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यायाम यानी कि आराम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा है किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में उचित दूरी होती चाहिए, मतलब होनी चाहिए, यानी कि जो स्टेशन है ना उनके बीच में समान दूरी है ना उसको एक समान रखा गया है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सभी जो खिलाड़ी हैं एक समय पहुँचे, एक समय अंतराल में पहुँचे अपना, ताकि जो खिलाड़ी है ना उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग सा गिल्टी फील ना हो या कुछ और ना हो, ठीक है। और पांचवा पॉइंट हमारा है किसी भी स्टेशन पर किए जाने वाले व्यायाम का समय खिलाड़ी की पुष्टि के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो खिलाड़ी है उसके अनुरूप उसके प्रति होना चाहिए। और छठा पॉइंट हमारा है बिना उपकरणों के किए जाने वाले व्यायाम का चयन अधिक करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए जो बचाव होता है, बचाव टीम भी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए कि इस तरीके से अगर किसी भी खिलाड़ियों को कोई भी चोट ना पहुँचे, कोई भी हानि ना आए, ठीक है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हारे या जीते। उन्होंने भाग लिया है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी भी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सातवां पॉइंट हमारा है किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में रुकने का समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो ये रूल और नियम है ना, कानून जो होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खेल के दौरान। और आठवां पॉइंट हमारा है किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो होती है 12 मिनट तक का अंतराल दिया जा सकता है, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने की जो दूरी है 12 मिनट का अंतराल आप लोग को दिया जाएगा, उसके अंतराल के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और 9 हमारा है तथा सभी स्टेशनों पर क्रिया तेजी के साथ करनी चाहिए, यानी कि जो एक नियम के अनुसार उन्होंने बताया है, बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आखिर जो खिलाड़ी है ना उसको अपने आप को कैसे ढालना है, किस तरीके से जो कार्रवाई है वो करनी है, उसको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी करते जाना है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हमारा जो 10 चैप्टर है ये खेलों में प्रशिक्षण, ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हालांकि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गए हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो बुक है पूरी कंप्लीट हो गई है। किसी भी चैप्टर में अगर आप लोग को डाउट हो या फिर कुछ भी हो, क्वेश्चन से हो गया या फिर किसी प्रकार के हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग की कैसा मतलब डाउट है, आप लोग का कौन सा डाउट है, ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि MCQ क्वेश्चंस भी कुछ करवा दें एग्ज़ाम से पहले, कि 2-3-4 वीडियोस ले आएँ कि MCQ क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 20-25 शायद नंबर का आ रहा है, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आधे से ज़्यादा आप लोग का कवर MCQ क्वेश्चन से हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे MCQ के 25 या 50 तक के, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारी जो इकोनॉमिक्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस कंप्लीट हैं उसकी, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी फिजिकल एजुकेशन का आज हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।